हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर का सेकेंड ईयर का एससी यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का एक टॉपिक है लैंड रिसोर्सेज। उसकी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज़ आ सकता है तो कृपया इसे आप इग्नोर करके चलें। और चलिए फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज क्या है, उसके बाद समझेंगे सॉइल प्रोफाइल, फंक्शन ऑफ सॉइल, सॉइल के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कॉजेज़ क्या है, इफ़ेक्ट क्या है और क्या क्या कंट्रोल मेजर्स हमें करने चाहिए ताकि लैंड का डिग्रेडेशन ज़्यादा ना हो, लैंड का बर्बादी ज़्यादा ना हो। और सॉइल इरोजन क्या है, कैसे होता है, इसको कैसे बचाया जाए, डिजर्टिफिकेशन क्या होता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लैंड रिसोर्सेज। लैंड रिसोर्सेज द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस। लैंड रिसोर्सेज जो है हमारा अर्थ का जो सॉलिड सरफेस है उसको हम लैंड रिसोर्सेज बोलते हैं। ह्यूमन सिविलाइजेशन हैज़ टेकन शेप ऑन लैंड, मतलब कि हम लोग जितना भी इंसान लोग हैं वो सब लैंड पे ही रहते हैं। ठीक है, ये इसका एडवांटेजेस है। फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन सच एज फूड क्लॉथ एंड शेल्टर। जितना जितना भी चीज़ है ना वो सब हम लैंड पे ही करते हैं। कपड़ा, रहते हैं और खाना भी खाते हैं, सब लैंड से ही हमारा होता है। और जितना भी प्लांट्स है सबका कल्टीवेशन लैंड पे ही होता है। एग्रीकल्चर भी हमारा लैंड पे ही होता है। और ग्राउंड वाटर, माइंस, फॉसिल फ्यूल्स, ये सब है ना कहाँ होता है, ग्राउंड पे ही होता है, यानी कि लैंड पे ही होता है। सब हमारा लैंड रिसोर्सेज पे ही डिपेंड करता है, हमारा ज़मीन पे ही डिपेंड करता है। इसलिए हमारा जीवन में बहुत बड़ा अहम भूमिका निभाता है। इसलिए हमारा लैंड रिसोर्स बहुत ज़रूरी है, इसको कंजर्व करना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, प्रोटेक्ट फ्रॉम हाई टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। जो अर्थ है, जो हमारा लैंड है वो नीचे अर्थ कोर में जो बहुत सारा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, उससे हम लोग को ये बचाता है लैंड। ठीक है, प्रोवाइड हैबिटेट फॉर द फ्लोरा। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स है, एनिमल्स है जो है ना लैंड पे ही रहते हैं, इस पे ही अपना जीवन बिताते हैं। रेगुलेट्स वाटर एंड कार्बन साइकिल। ये लैंड जो है ना हमारा कार्बन और नाइट्रोजन साइकिल को बैलेंस रखता है, उसको बना के रखता है। ठीक है ना। और जितना भी सॉलिड और लिक्विड वेस्ट है ना सब हम अपना लैंड में ही डिग्रेड करते हैं, लैंड में ही करते हैं, लैंड में ही रखते हैं। तो ये एक इसका फैक्टर है। आगे देखते हैं, सॉइल प्रोफाइल समझते हैं। सॉइल प्रोफाइल क्या होता है। सॉइल होरिजिन्स आर लेयर इन ए सॉइल प्रोफाइल यूज टू क्लासीफाई सॉइल टाइप्स। मतलब कि एक जो सॉइल होगा, सॉइल का अलग अलग हम कैटेगरी के हिसाब से कौन कौन सा ओरिजिन उसमें दिख रहा है, जैसे कि ABCDE इस टाइप का आपको ओरिजिन्स दिखेंगे, अलग अलग उसका कैरेक्टर्स दिखेंगे। तो वो सब हम एक ही पिक्चर में उसको दिखा पाएंगे, तो वो हमारा सॉइल प्रोफाइल हो गया कि किस किस जगह पे कौन सा ओरिजिन होता है। ठीक है ना, जैसे A ओरिजिन, B ओरिजिन, ठीक है ना, ये सब चीज़ हम एक बार में दिखाते हैं या फिर क्लासीफाई करते हैं, उसे हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। ठीक है ना। ओरिजिन बेस्ड ऑन कलर, अलग अलग ओरिजिन का अलग अलग कलर होगा, टेक्सचर होगा, रूट्स होंगे अलग अलग, मतलब कि ओरिजिन में रूट्स का लेवल होगा, अलग अलग ओरिजिन में रूट्स जा पाएंगे। कोई ऊपर वाला ओरिजिन में होगा, कोई नीचे वाले ओरिजिन में जा पाएगा। ठीक है ना। अलग अलग प्लांट को आप देख के कंपेयर भी कर सकते हैं कि इसका रूट कितना अंदर तक जाता है। स्ट्रक्चर, रॉक फ्रेगमेंट्स, मतलब स्ट्रक्चर कैसा होगा सॉइल का, कितना ज़्यादा रॉक फ्रेगमेंट्स किस लेयर में होंगे। ठीक है ना, ये सब सॉइल प्रोफाइल पर ही डिपेंड करता है। एंड यूनिक characteristics is worth noting. Master soil origin are depicted by a capital letter in the other form top down। जैसे कि सबसे ऊपर वाला जो होता है उसको O ओरिजिन बोलते हैं, उसके बाद A, E, B, C और R ओरिजिन होता है। चलिए आगे देखते हैं कौन कौन से लेयर्स होते हैं। सबसे पहला है O ओरिजिन। O जो ओरिजिन होता है ह्यूमस और ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो है ना, मतलब सॉइल के ऊपर जो पतला सा लेयर होता है, जो इसमें ह्यूमस कंटेंट होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल उसमें होता है, उसको हम बोलते हैं O ओरिजिन। ऑर्गेनिक मैटर ओरिजिन सरफेस लेयर एट डेप्थ 0 to 2 feet, डार्क इन कलर, सॉफ्ट इन टेक्सचर। और जो O ओरिजिन होता है और A ओरिजिन, मतलब सबसे ऊपर वाला O ओरिजिन होगा, उसके नीचे जो होगा उसको हम A ओरिजिन बोलेंगे या फिर टॉप सॉइल बोलेंगे। ऊपर वाला जो लेयर होता है O ओरिजिन, जिसमें ह्यूमस प्रेजेंट होता है, जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर जितना होता है, जितना लीफ लिटर्स होते हैं, सब उसी में प्रेजेंट होते हैं, जो बहुत फर्टाइल होता है, हमारे प्लांट ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा योगदान देता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसलिए इसको हमको कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है, कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमको बचा के इसको रखना चाहिए, ज़्यादा सॉइल इरोजन ना हो, ऐसा आपको हमेशा
मैनेज करना चाहिए कि सॉइल इरोजन ज़्यादा ना हो, ताकि पेड़ वगैरह जो है अच्छे से ग्रो कर सके। ठीक है। और जो ए ओरिजिन है उसका जो लेंथ होगा 2 फीट, 0 से 2 फीट तक होगा। इसका कलर डार्क होगा, टेक्सचर सॉफ्ट होगा। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस होता है रिच ऑर्गेनिक मैटर होता है, मटेरियल होता है प्लांट और एनिमल्स ओरिजिन इन स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन। प्लांट का कोई पार्ट हो गया या एनिमल का कोई पार्ट हो गया या एनिमल एक्सक्रीट हो गया या एनिमल डेड करेगा तो सब ऊपर वाला जो लेयर है उसी में ही आता है। ठीक है, उसी में डिकम्पोज होता है, जो फंगस या बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोज किया जाता है। लीफ हो गया, लिप्स हो गया, प्रिंस हो गया, ये सब है ना उसी लेयर में पाया जाएगा। सेवरल ओ ओरिजिन्स कैन अकर इन सम सॉइल्स। अलग अलग ओ ओरिजिन्स पाया जाता है अलग अलग सॉइल में। ठीक है, जो ओ लेयर्स पाया जाता है जो ओ ओरिजिन को बनाता है। आगे देखते हैं। आगे है हमारा ई को हम बोलते हैं एलिवेटेड ओरिजिन। इसको हम लीचिंग लेयर बोलते हैं। लीचिंग लेयर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऊपर जो ए ओरिजिन होता है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होता है, FIM डालते हैं या फिर कोई भी न्यूट्रिएंट्स होता है तो वो लीचिंग लॉस के थ्रू वो नीचे आ जाता है। ठीक है ना, और प्लांट्स को अवेलेबल नहीं हो पाता है, इसलिए इसको हमको लीचिंग लेयर भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, स्मॉल लेयर बिटवीन, और ए जो है ना ए और बी के ओरिजिन के बीच में आता है। सबसे ऊपर वाला ए हो गया, बीच में ई हो गया, उसके नीचे सबसे ऊपर वाला ए हो गया, उसके बीच में ई हो गया, उसके नीचे बी ओरिजिन आता है। इसका डेप्थ होगा 10 से 15 फीट तक इसका डेप्थ होगा। इसका कलर हो जाएगा लाइट कलर होगा, और ड्यू टू लीच और जो सैंड और सिल्ट जो ऊपर प्रेजेंट होते हैं, लीच मटेरियल आके यहाँ पे जम जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, पुअर मिनरल एंड क्लेइंग, और इसमें मिनरल और क्लेइंग बहुत कम होगा। ठीक है, द लॉस ऑफ वाटर रिटेनिंग प्लांट न्यूट्रिएंट्स टू द वाटर टेबल। वाटर टेबल के सब पानी के चलते ऊपर में जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो बहकर नीचे में आ जाएंगे। ठीक है, सॉइल पार्टिकल्स लार्जर, ऊपर का जो सॉइल पार्टिकल्स होगा वो बड़ा होगा ए का, और उसके नीचे जब जाएंगे जो बी है उसमें सॉइल पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होगा। ठीक है, ये रहा बात ई के बारे में। अब आगे चलते हैं। आगे हमारा हो गया सब सॉइल, यानी कि बी ओरिजिन को सब सॉइल ओरिजिन बोलते हैं। इसका डेप्थ 10 to 30 फीट हो जाएगा, और इसमें क्ले और मिनरल्स पाया जाता है, जैसे कि आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया। सम ऑर्गेनिक मैटर में रिच हेयर थ्रू लीचिंग। कुछ ऑर्गेनिक मैटर जो ऊपर ए ओरिजिन में प्रेजेंट है वो लीचिंग के थ्रू नीचे तक यहाँ बी ओरिजिन तक आ सकता है। प्लांट रूट्स कैन एक्सटेंड इनटू द लेयर। प्लांट का जो रूट है बी ओरिजिन तक आ सकता है, बी ओरिजिन तक आता है। ठीक है, रेड ब्राउन इसका जो इस लेयर का जो कलर होगा वो रेड ब्राउन कलर होगा। किसके प्रेजेंस से? ऑक्साइड के प्रेजेंस से। किसका ऑक्साइड? आयरन और क्ले का ऑक्साइड के कारण रेड कलर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा सी को हम पेरेंट मटेरियल बोलते हैं, जिसको रेगोलिथ भी बोलते हैं। ठीक है, इसका डेप्थ हो जाएगा 30 to 48 फीट इसका डेप्थ हो जाएगा। मेड ऑफ लार्ज रॉक्स, इसमें है ना लार्ज रॉक्स पाए जाएंगे, बड़ा लार्ज रॉक से बना हुआ। ठीक है, और लम्प्स ऑफ द पार्शियल ब्रोकन बेड रॉक, और इसमें पार्शियली टूटा हुआ बेड रॉक्स भी होगा इसमें। लीस्ट अफेक्टेड बाई वेदरिंग से बहुत कम इफेक्ट होगा ये। ठीक है, एंड हैव चेंज द लीस्ट सिंस देयर ओरिजिन डिवाइड ऑर्गेनिक मैटर। इसमें ऑर्गेनिक मैटर नहीं होगा क्योंकि बहुत नीचे में लेयर चला जाता है, इसमें ऑर्गेनिक मैटर इसमें नहीं होता। जितना ऑर्गेनिक मैटर होगा सब ऊपर वाले लेयर में ही रहेगा, यहाँ तक ऑर्गेनिक मैटर नहीं आ पाता। इट बीइंग सो फार डाउन इन सॉइल प्रोफाइल, ये सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है सॉइल प्रोफाइल का। आगे हमारा हो गया बेड रॉक जिसको आर ओरिजिन बोलते हैं। इसका डेप्थ हो जाएगा 48+ फीट। 48 फीट से नीचे जाएंगे तब आपको बेड रॉक मिलेगा। ठीक है, सॉइल प्रोफाइल में डीपेस्ट सॉइल ओरिजिन इन द सॉइल प्रोफाइल, सबसे अंदर वाला ये लेयर है जो कि सॉइल प्रोफाइल में पाया जाता है। नो रॉक्स और बोल्डर्स, ओनली द कंटिन्यूस मास ऑफ बेड रॉक। इसमें एक छोटा मोटा रॉक नहीं, बहुत बड़ा बेड रॉक पाया जाता है। कलर होता है रॉक का जो कलर है उसके एरिया में जो रॉक का कलर है उसके कलर के ऊपर ये डिपेंड करता है ये लेयर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे देखते हैं क्या है। आगे है फंक्शन ऑफ सॉइल का क्या क्या फंक्शन है। बहुत सारे फंक्शन जो आप जानते भी होंगे, चलिए इसको एक बार देखते हैं। सिग्निफिकेंट रोल इन न्यूट्रिएंट साइकिल को बैलेंस करने में बहुत बड़ा रोल रहता है, कि जैसे कि कार्बन साइकिल है, ठीक है ना, एटमॉस्फेयर में रहता है, फिर ऑर्गेनिजम्स में रहता है, और ऑर्गेनिजम्स उसको निकालते हैं, फिर सॉइल में जाता है। ठीक है ना, इस तरह से कार्बन का बैलेंस बना रहता है। ठीक है, और नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, ये सब साइकिल बना रहता है, जो जिसमें है ना सॉइल का बहुत बड़ा रोल होता है। बेसिक एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उस पर डिपेंड करेगा इस सॉइल पे।
ठीक है ना। स्टोर वाटर इन रेगुलर वाटर सप्लाई, वाटर है ना और वाटर सप्लाई है ना, ये भी सॉइल पर ही डिपेंड करता है। डिग्रेडेशन पॉल्यूशन ऑफ फिल्टर ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर जो है वो सॉइल की वजह से ही फिल्टर हो सकता है और पॉल्यूशन जो है ना सॉइल में ही डिग्रेड होता है, ठीक है। प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द क्ले फॉर ब्रिक विक, बहुत सारा ईंट बनते हैं, किससे बनते हैं, मिट्टी से ही तो बनते हैं, क्ले मिट्टी से बनते हैं, इसलिए इसमें इसका बहुत बड़ा रोल होगा। प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द क्ले, ये हो गया। प्रोड्यूस प्रोवाइड है फाउंडेशन फॉर, कोई भी बिल्डिंग बनता है उसका ज़मीन कहाँ होता है, नीचे में सॉइल में ही होता है, इसलिए फाउंडेशन का योगदान देगा, फाउंडेशन देगा, जिसकी वजह से वो बिल्डिंग बन पाता है ज़मीन पे, ठीक है। ये सारा फंक्शन हो जाएगा, बाकी और भी फंक्शन हो सकते हैं वो आप खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है। और आगे देखते हैं, आगे कॉज इफेक्ट एंड कंट्रोल मेजर ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन जो होता है वो कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए उसमें बात करते हैं। द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड सपोर्ट द ग्रोथ एंड प्रोडक्टिव ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। और कोई लैंड जो है, ठीक है ना, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है, ठीक है, ज़्यादा प्रोडक्टिव है तो उसका नेचुरल वेजिटेशन ज़्यादा होगा, पेड़ पौधा ज़्यादा उगेगा, ठीक है ना, उस एरिया का प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा और प्लांट जो उग रहा है उसका भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, ठीक है ना। एग्रीकल्चर क्रॉप्स भी ज़्यादा उगेंगे, ठीक, उस एरिया में, ठीक है, जहाँ पर फर्टिलिटी प्रेजेंट है। ए नंबर ऑफ नेचुरल मैन मेड फैक्टर्स लोअर द क्वालिटी ऑफ लैंड। बहुत सारे नेचुरल फैक्टर्स है, बहुत सारे मैन मेड फैक्टर्स है जो कि लैंड के क्वालिटी को कम करता है, डिग्रेड कर देता है, जिसको हम लैंड डिग्रेडेशन बोलते हैं, यानी कि रिमूवल ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल या डिग्रेडेशन ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। लैंड डिग्रेडेशन होगा तो वहाँ पे फर्टिलिटी लॉस हो जाएगा और प्लांट ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। और आगे देखते हैं कॉजेज। तो यहाँ पे नेचुरल फैक्टर्स है, नेचुरल फैक्टर्स में सबसे पहला है हैवी रेन। बहुत सारा अगर बारिश होगा तो बारिश अगर ज़्यादा होगा तो यहाँ पे बाढ़ आ सकता है, तो बाढ़ आएगा तो वहाँ पे जितने भी प्लांट्स है वो सब डेड हो जाएंगे और इस तरह से इसको नुकसान पहुँच सकता है, ये नेचुरल फैक्टर हो गया। दूसरा हो गया हाई स्पीड विंड, बहुत सारा विंड स्पीड में चलेगा तो जितना भी ऊपर का मिट्टी होगा उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा, सॉइल इरोजन हो जाएगा, जो एक बहुत बड़ा खोज हो सकता है। नेचुरल डिसास्टर, बहुत सारे डिसास्टर भी होते हैं जो कि नेचुरल में होते हैं, उसमें कोई ह्यूमन का रोल नहीं होता है, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, कोई फ्लड्स हो गया, बाढ़ आ गया या कोई सूखा पड़ गया, ठीक है ना, ये सब का कॉजेज हो सकते हैं लैंड डिग्रेडेशन का। और एक्सपेंशन ऑफ डिजर्ट है ना, उसका एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है ना, मिट्टी का जो ऊपर का जो लेयर है, फर्टिलिटी वाला लेयर है वो गायब हो रहा है, ठीक है ना, सॉइल इरोजन हो रहा है, जो ये सब नेचुरल कॉजेज हैं जिसके कारण लैंड डिग्रेडेशन हो पा रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, ऐसा फैक्टर जो ह्यूमन बीइंग पर डिपेंड करता है, ह्यूमन बीइंग के कारण होता है, उसको एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स बोलेंगे। जैसे माइनिंग करेंगे तो कितना लैंड डिग्रेडेशन होता है, कितना पोल्यूशन होता है, ठीक है ना। अर्बनाइजेशन, जैसे गांव से शहर बन रहा है तो उसमें भी पोल्यूशन होगा, उसमें भी लैंड डिग्रेडेशन होगा। पेड़ को काटेंगे तभी पोल्यूशन होगा और इससे भी हमको नुकसान भी पहुंचेगा, ठीक है। एक्सेसिव यूज ऑफ बहुत सारे पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाएगा, सॉइल का डिग्रेडेशन होगा, सॉइल का फर्टिलिटी लॉस होगा, ठीक है। इंडस्ट्री का जो गंदगी निकलता है वो हम इधर उधर गिरा देंगे तो उस लैंड का जो फर्टिलिटी है वो भी लॉस हो जाएगा, लैंड भी गंदा हो जाएगा, वेस्टेज भी फैल जाएगा। कंस्ट्रक्शन, कोई डैम बना रहा है, कोई रोड्स बना रहा है, कोई कैनल्स बना रहा है तो उसमें भी जहाँ डैम है तो वहाँ पानी का संख्या ज़्यादा रहेगा तो उसमें मतलब कि लैंड का जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगा। रोड बनाएंगे तो रोड में जो पोल्यूशन होगा वो उसके कारण लैंड का फर्टिलिटी घटेगा, ठीक है ना, और जो फर्टाइल लैंड होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये नाली की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब है ना फैक्टर है जो कि मैन मेड है। आगे देखते हैं सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या है? सॉइल इरोजन जो होता है कि टॉप मोस्ट लेयर, जो सॉइल के ऊपर का जो टॉप मोस्ट लेयर होता है उसका रिमूव हो जाना एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है ना। सॉइल का जो टॉप मोस्ट लेयर है एक जगह से दूसरी जगह इरोड हो जाना, चले जाना, या फिर कोई गड्ढा क्रिएट हो। तो जैसे कि सॉइल जो है किसी एक जगह प्रेजेंट है तो हवा की वजह से, पानी की वजह से या रेनफॉल की वजह से एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है तो वहाँ पे तो सॉइल का संख्या कम हो जाएगा। सॉइल वहाँ पे था तो वहाँ पे गड्ढा हो जाएगा, एक तरह से सॉइल का इरोजन हो गया। सॉइल एक जगह से दूसरी जगह चला गया, जो वहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे नहीं है, जिसके कारण ये हम लोगों को नुकसान पहुँचाएगा। वहाँ पे सॉइल का फर्टिलिटी लॉस हो जाएगा और जो प्लांट्स उगने वाला था वो नहीं उग पाएगा। एक तरह से ये बात हो गई, ठीक है। तो इससे फर्टिलिटी का लॉस हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग को अगर हो सके तो जितना हो सके हमको सॉइल इरोजन को बचाने की कोशिश करना है, ठीक है। अगर मैन मेड की वजह से हो रहा है तो कंट्रोल तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन अगर जो नेचुरल हो रहा है तो उसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन मैन मेड वाला को जितना हो सके हमको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। आगे देखते हैं कॉजेज़ क्या है, ठीक है। सॉइल इरोजन होने का क्या कॉजेज़ है? डिफॉरेस्टेशन, पेड़ को काटेंगे तो अवश्य है कि जो मिट्टी जो है ढीला होगा, सॉइल एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, इरोड होगा, इरोजन होगा, मूवमेंट होगा,
इंडस्ट्री बनेगा तो वहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होगा, ठीक है, और उसका गंदगी ज़्यादा निकलेगा तो सॉइल का इरोजन होगा, पॉल्यूशन की वजह से होगा, बाढ़ आएगा उसकी जगह से आएगा। ओवरग्रेजिंग, जो वेजिटेशन होता है प्लांट्स का जो वेजिटेशन होता है उसमें जानवर लोग होते हैं उसको खा जाएंगे, उसको पूरा खा जाएंगे तो उसका क्या बोलता है, प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा ज़्यादा, और उसका जो रूट है ना अच्छे से डेवलप नहीं कर पाएगा, और उसका जो सॉइल का जो अपर मस्ट लेयर है वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, सॉइल इरोजन कॉज हो जाएगा इसकी वजह से। और एग्रीकल्चर मिसमैनेजमेंट, और अच्छी तरह से हम एग्रीकल्चर का मैनेजमेंट नहीं करते हैं, जैसे कि एक्सेसिव इनपुट दे दिया या एक्सेसिव आउटपुट ले लिए, ठीक है, या हैवी कोई मशीनरी यूज कर लिए, क्रॉप रोटेशन अच्छे से नहीं किए, तो ये सारे कॉजेज हो सकते हैं, ठीक है। और कोई लार्ज विंड में बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है, ये भी कॉज हो जाएगा सॉइल इरोजन का इफेक्ट। इससे क्या इफेक्ट होगा, लैंड का प्रोडक्टिविटी घटेगा, जैसे कि बता दिए हैं आपको। और डिजर्टिफिकेशन लैंड जो है ना डिजर्ट की तरफ चला जाएगा, डिजर्ट बनने लगेगा एक तरह से, इसलिए हमको इसको रिड्यूस करने की जरूरत है। आपके आसपास कभी भी ऐसा दिखता है तो कृपया करके आप इसे बचाने की कोशिश करें, अपने इन्वायरमेंट को सेव करें, ठीक है, ताकि फ्यूचर जनरेशन में और लोग इसको आसानी से यूज कर सकें और उनको ज़्यादा परेशानी ना हो। हमें बचाने की ज़रूरत है अभी। रिडक्शन इन एग्रीकल्चर लैंड एट द बैंक ऑफ द रिवर, ठीक है ना, रिडक्शन इन द एग्रीकल्चर लैंड बैंक, इसकी वजह से हमारा क्या इफेक्ट होगा, सॉइल इरोजन होगा। तो एग्रीकल्चर लैंड जो है रिवर के आसपास जो है ना उसका घटते जाएगा और लैंड हमारा कम हो जाएगा। डिपोजिट ऑफ सॉइल इन द रिवर बेड, और जितना भी सॉइल है इरोड होकर एक जगह से दूसरी जगह जाके जो रिवर्स है उसमें जाकर बैठ जाएगा, हमारा पानी का जो लेवल है, जो रिवर है उसमें पानी का लेवल घटते जाएगा, मिट्टी अंदर बैठते जाएगा, ठीक है ना, जिसकी वजह से जो पानी है ना फ्लो होना स्टार्ट करेगा, ठीक है ना, जो एक तरह से डिसास्टर का रूप ले सकता है, ठीक है, ये इसका इफेक्ट्स है। और कंट्रोल मेजर क्या कर सकते हैं, पहले तो स्टॉबल मल्चिंग कर सकते हैं, जहाँ पे हम प्लांट लगाए हैं, जहाँ पे खाली जगह है तो वहाँ पे क्या करेंगे, जो धान है, ठीक है ना, या फिर गेहूँ है उसका स्टॉबल्स है उसको बिछा देंगे, या फिर लिप्स को बिछा देंगे, ताकि वहाँ पे मॉइस्चर उस जगह का बना रहे और सॉइल इरोजन ना हो। एक मेजर फैक्टर ये हो सकता है, इस तरह से हम उसको बचा सकते हैं सॉइल इरोजन को। और रिड्यूस टीलेज को हम रिड्यूस कर सकते हैं, ज़्यादा टीलेज नहीं करेंगे, ज़्यादा टीलेज करेंगे तो हमारा तो खुद का नुकसान हो जाएगा, मतलब कि मिट्टी का पोल्यूशन हो जाएगा और एक जगह से दूसरी जगह मिट्टी चला जाएगा और हमारा जो फर्टाइल मिट्टी था वो उपयोग नहीं हो पाएगा। तो हमको क्या करेंगे, टीलेज को घटा देंगे, ठीक है। टीलेज को कैसे घटाएंगे कि हमको जहाँ ज़रूरत है, जहाँ पे हमको लगाना है प्लांट, जहाँ पे हमको टीलेज करने की आवश्यकता है, सिर्फ वही चीज़ वहीं पे करेंगे। बहुत सारे ऐसे मशीन भी आते हैं जिसको हम टीलेज को घटा सकते हैं, और जहाँ रिक्वायरमेंट है वहीं पे हम टीलेज को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप फोटो में आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पर टीलेज हो रहा है, देखिए किस तरह से यहाँ पर हो रहा है, देखते समझ सकते हैं। आगे चलते हैं, आगे अदर कंट्रोल मेजर क्या है, ओवरग्रेजिंग को बचा सकते हैं, ओवरग्रेजिंग होगा तो सॉइल इरोजन होगा, ठीक है ना, ओवरग्रेजिंग ना होने दे, इसको बचा सकते हैं, ठीक है। और इक्विटेबल यूज ऑफ वाटर, जितना पानी की ज़रूरत है उतना ही हम पानी देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे, नहीं तो ज़्यादा देंगे तो हमारा पानी भर जाएगा और एक तरह से फ्लड का रूप ले सकता है, और हमारा जो वहाँ पर प्लांट लगाए हैं उसको है ना रॉट हो जाएगा, सड़ने लगेगा, जो एक तरह से नुकसान हो सकता है। तो इसको हमको बचाना चाहिए ताकि प्लांट अच्छे से ग्रो कर सके, उसका वेजिटेशन मतलब कोई लीफ स्टेम है ना ज़्यादा ग्रो करे और सॉइल को पकड़ के रखे और इरोजन ना हो। प्रिवेंशन ऑफ, और ज़्यादा रॉक माइनिंग करते हैं उसको रोकना चाहिए, ज़्यादा नहीं करना चाहिए, इससे भी हमारा सॉइल इरोजन होता है, सॉइल इरोजन को बचा सकते हैं। आगे कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल चेक डैम्स, और कोई डैम हम छोटा मोटा बना सकते हैं ताकि उसमें पानी का कंजर्व हो सके और उसके आसपास कोई वेजिटेशन भी ग्रो कर सके, ठीक है। इससे हम इरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं और बचा सकते हैं। अफोर्डेबल ऑन बैरन लैंड जो है, जहाँ पे सूखा लैंड है, जहाँ पे कुछ नहीं उग रहा है, तो वहाँ पे कोई ऐसा चीज़ कोशिश करेंगे कि कोई उस लैंड में क्रॉप उग सकता है उसको हम उगाएंगे। इस तरह से हमको लैंड का भी यूज हो जाएगा और सॉइल का भी इरोजन नहीं होगा। ये सारे मेजर्स हैं जो हम कर सकते हैं। आगे है डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन क्या है, फर्टाइल लैंड को बता ही चुके हैं, फर्टाइल लैंड जो है ना उसको इनफर्टाइल लैंड में बदल जाना, डिजर्ट में बदल जाना, उसको डिजर्टिफिकेशन बोलते हैं। और इसका नेचुरल फैक्टर्स क्या है और ह्यूमन फैक्टर क्या है। नेचुरल फैक्टर हो जाएगा लो रेनफॉल, बहुत कम रेनफॉल होगा तो सूखा पड़ेगा ही, इवोपोरेशन ज़्यादा हो गया, पानी जो मॉइस्चर परसेंट था वो भी उड़ गया, वो भी चला गया, ठीक है ना। और डायनल मतलब कि दिन का टेम्परेचर बहुत कम है तो रात का बहुत ज़्यादा हो गया, या दिन का बहुत ज़्यादा तो रात का बहुत कम हो गया, इसके वजह से भी डिजर्टिफिकेशन कॉज हो सकता है, ठीक है। हाई सैलिनिटी ऑफ द सॉइल, और सॉइल में जो है सैलिनिटी मतलब कि ज़्यादा बेसिक हो गया, ठीक है ना, या फिर ज़्यादा एसिडिक हो गया,
तो इस तरह से हमको सॉइल का नुकसान हो सकता है। तो इस सारा नेचुरल कॉजेज है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारे लिए अच्छी बात होगी। और आगे देखते हैं ह्यूमन फैक्टर क्या है। कंटिन्यूस कटिंग ऑफ ट्री, बहुत सारा ट्री को लगातार काटते जा रहे हैं, डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट है, इसको हम रोकने की ज़रूरत है ताकि डिजर्टिफिकेशन फॉर्मेशन ना हो। ओवर ग्रेजिंग बता चुके हैं आपको। ओवर इरिगेशन, ज़्यादा पानी देने से भी कॉज हो जाएगा। एक्सेसिव प्लाउइंग, ज़्यादा हम प्लाउइंग करते हैं, लेवलिंग करते हैं, जो क्रॉप लगाने से पहले मशीन का यूज़ करते हैं, हैवी मशीन का यूज़ करते हैं, तो इसकी वजह से भी हमारा डिसर्टिफिकेशन कॉज हो सकता है। इससे भी हमको कम करने की ज़रूरत है। ठीक है, जितना हो सके कम इसको प्रयोग करना है और हमारे लैंड को बचाना है और डिजर्ट होने से बचाना है। एक्सेसिव यूज़ फॉर फर्टिलाइज़र का एक्सेसिव यूज़ करेंगे फिर भी वही प्रॉब्लम होने वाला है। तो थोड़ा देखना है कि किस तरह से हम फर्टिलाइज़र को कम यूज़ करके काम चला सकते हैं, तो वैसा हमको करना है ताकि हम डिसर्टिफिकेशन होने से बचा सके। आगे इसका इफेक्ट, रैपिड सॉइल इरोजन। डिसर्टिफिकेशन होगा तो सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होगा, सॉइल क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाएगा, कोई प्लांट लगा नहीं पाएंगे। अनफेवरेबल क्लाइमेट भी अनफेवरेबल हो जाएगा। ठीक है ना, गर्मी में बहुत गर्मी पड़ रहा है, ठंडा में बहुत ठंडा पड़ रहा है, ऐसा हो जाएगा। लो वाटर टेबल अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो पाएगा और पानी का एबिलिटी घटते जाएगा। सैलिनिटी एंड हार्ड वाटर, और बहुत सारा नमकीला पानी और ज़्यादा हार्ड वाटर पानी हो जाएगा। ठीक है, जो हमारे लिए यूजेबल नहीं हो पाएगा। ह्यूज इकोनॉमिक लॉस, बहुत सारे इकोनॉमिक लॉस होगा और वैसा स्थिति आ गया तो जो भी प्लांट था वो भी सूखने लगेगा। ठीक है, हमारा लैंड भी ख़राब हो जाएगा, पूरी तरह से बेकार हो जाएगा, जो हमारा इकोनॉमिक्स लॉस देगा। आगे कंट्रोल मेजर। कंट्रोल मेजर क्या क्या है? प्रोमोटिंग लार्ज स्केल प्लांटिंग, बहुत सारे हम ट्रीज लगाना चाहिए ताकि हम इसको बचा सकें। क्लीनिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस प्रोमोटिंग ड्राई लैंड फार्मिंग, जहाँ पर सूखा लैंड है, ड्राई लैंड है, तो वहाँ पे फार्मिंग करना चाहिए, एग्रीकल्चर करना चाहिए ताकि वहाँ का भी लैंड अच्छा बना रहे। डेवलपमेंट ऑफ ग्रासेस लैंड्स एंड कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग, और हर जगह हम ग्रास लगाना चाहिए। जहाँ पर देखें बेकार जगह फालतू में से पड़ा है तो वहाँ पर हम ग्रास लगा देना चाहिए ताकि वहाँ का लैंड है ना उसको मिट्टी को पकड़ के रखे और वहाँ पे मॉइस्चर का रिटेंशन बना रहे और हमारा डिसर्टिफिकेशन कॉज ना हो पाए। और ओवर ग्रेजिंग को भी हमको रोकना है, ज़्यादा वेजिटेशन कोई एनिमल्स ना खा ले और उसको पूरे तरह से एकदम समाप्त ना कर दे, उससे हमको बचाना है, तभी हम डिसर्टिफिकेशन को बचा सकते हैं। प्रोमोटिंग इक्विटेबल यूज ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जितना हमारे पानी का ज़रूरत है, जितना रिसोर्स की ज़रूरत है उतना यूज करना है, ज़्यादा नहीं यूज करना है। ठीक है ना। और डेवलपमेंट ऑफ वाटर कैचमेंट एरियाज, ऐसा जगह हम बनाना है जहाँ पे पानी आके जमा हो जाए। ठीक है ना, पानी आके वहाँ पे कलेक्ट हो जाए ताकि हम उसको नेक्स्ट और फ्यूचर पर्पज़ में यूज़ कर सकें। और ये भी एक स्टेप हो सकता है डिसर्टिफिकेशन को रोकने में। चलिए, तो दोस्तों ये लास्ट है, ये लेक्चर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ भी हमसे पूछना होता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, किसी और नेक्स्ट टॉपिक है। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमारे वीडियोज़ देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।